नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या आपके पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात हो, गोल्स को हासिल करने की बात हो या करनी हो फाइनेंशियल प्लानिंग, सभी तरीके के सवाल योर मनी करता है इस शो में। आप आ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करके शो का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और ईमेल है yourmoney@nw18.com। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर आप अपने जाकर सवाल पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही #आस्क योरमनी लिखकर अपने सवाल आप लिख भेजिए। शो आप लाइव भी देख सकते हैं इस शो में। आज हमारे साथ आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं। हेमंत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेश्चंस लेंगे उससे पहले म्यूचुअल फंड्स में जो अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब कोई एक बिगनर होता है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कंफ्यूज होता है कि डायरेक्ट प्लान चुने या रेगुलर प्लान चुने। तो एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स में की स्कीम्स में जो ये दो वेरिएंट्स होते हैं, ये होते क्या है? डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान, क्या रिलेवेंस है इनके और किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर को कौन सा प्लान ऑप्ट करना चाहिए? आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं एज एन इन्वेस्टर। या तो हम खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट प्लान बोलते हैं, या फिर आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले सकते हैं। और जब आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर प्लान। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये दो तरीके हैं। दोनों का फर्क है, हम समझते हैं। देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको एनुअल एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं, मतलब जिसको हम TER बोलते हैं। उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट फीस है वो हो गए, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन, कस्टोडियन फीस, रजिस्ट्रार ट्रांसफर चार्जेस, ऑडिट फीस, इस तरह के एक्सपेंसेस जो है वो आपको म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं ऑन ए ईयरली बेसिस। दोनों का जब हम फर्क बात करते हैं रेगुलर और डायरेक्ट के अंदर, तो उसमें जब हम रेगुलर प्लान में आते हैं, क्योंकि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सर्विसेज ले रहे हैं, तो उस केसेस में म्यूचुअल फंड जो है वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ कमीशन पे करते हैं। तो जैसे जो मैंने एक्सपेंसेस अभी बताया आपको, वो सारे एक्सपेंसेस रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कॉमन है। लेकिन जो फर्क होता है दोनों के अंदर वो होता है कमीशन, क्योंकि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद ले रहे हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना है एक्सपेंसेस के हिसाब से, कि आपको एक जो ब्रोकरेज पे करते हैं वो आपको एडिशनल पे करनी पड़ती है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के ऊपर? जाहिर सी बात है, जब हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो क्योंकि आप किसी की मदद नहीं ले रहे हैं, आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं, और डायरेक्ट में इन्वेस्ट करने के पास आपके पास काफी तरीके हैं। उसमें जैसे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स हैं, या आप चाहें तो किसी एडवाइजर जो फी बेस होते हैं उनके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, या म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन आपको लेना है वो खुद लेना पड़ेगा। यानी आपके पास जनरली शायद ब्रॉडली आपको गाइडलाइंस मिल जाए कहीं, लेकिन डिसीजन जो है वो आपको लेना है। आपको ऑपरेशनल इश्यूज जो भी है वो सारे आपको टैकल करने हैं। मॉनिटरिंग कैसे करनी है, पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग कब करना है, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की मदद लेते हैं तो आपको वो प्रोसेस में हर स्टेज में वो मदद करते हैं। तो फर्क इतना है कि आप क्या कॉन्फिडेंट हैं कि आप खुद से ये डिसीजन ले पाए, तो फिर आप डायरेक्ट में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब आप रेगुलर प्लान में जाते हैं। क्योंकि फर्क ऐसा है कि अगर आप तो फिर आप डायरेक्ट में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब आप रेगुलर प्लान में जाते हैं। क्योंकि फर्क ऐसा है कि अगर आपने मान लीजिए थोड़ा कॉस्ट बचाने के लिए डायरेक्ट प्लान में गए और आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे, तो लॉन्ग रन में वो मुझे लगता है वो काफी कॉस्टली हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। अगर आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही नहीं हुए तो फिर जैसे मैंने कहा वो काफी कॉस्टली होता है। तो डिसीजन डिपेंड करेगा आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी कैपेबिलिटी के। ओके, चलिए, तो आपको डिफरेंस बताया गया है, क्या फर्क है और दोनों वेरिएंट्स में से कौन सा कब एप्लीकेबल होता है। बाकी आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, योर मनी है ही आपकी मदद करने के लिए। बिना देरी के सवालों को शामिल करते हैं मोहम्मद रफीक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। रफीक साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, एक तो आपका बहुत धन्यवाद मेरा क्वेश्चन लेने के लिए। मैं प्रॉपर आपका रूटीन में आपका शो देखता हूँ, और मिस हो जाए ऑफिस से तो मैं रिकॉर्डिंग जरूर चेक करता हूँ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रफीक हमारा शो देखने के लिए। बताइए मैम, मैंने SIP शुरू की हुई है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है। 2 SIP मैंने शुरू की है। HDFC स्मॉल कैप फंड ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है 1000 रुपए का,
और एक क्वाइट स्मॉल कैप Okay. एंड ग्रो डायरेक्ट प्लान 1000 रुपए का, और एक आईसीआईसीआई का है मिड कैप का 500 रुपए का। क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज था नहीं तो इसलिए मैंने ज्यादा अमाउंट की नहीं की, और मेरा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है आफ्टर 20 ईयर। ओके। तो उसके लिए ठीक है। जो मेरा तो यानी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को चाहिए थी। पूछ लेते हैं, वो तो हेमंत जी सजेस्ट करेंगे कि करना क्या है आपको अपने पोर्टफोलियो में। तो हेमंत जी अभी स्टार्ट किया है इन्होंने एसआईपी 2500 रुपए महीना की। 3 फंड्स हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000, क्वांट स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। 1 करोड़ का टारगेट 20 इयर्स। जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इनको और किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए पोर्टफोलियो की, कितना और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या सजेशंस हैं? जी देखिए, इनके पोर्टफोलियो पे कमेंट करने से पहले, जैसे उन्होंने अभी खुद कहा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की और उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था, और शायद यही हम पहले बात कर रहे थे, और ये डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके सारे ड्रीम्स एस्पिरेशन सारे इस इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करें तो एटलीस्ट शुरुआत में किसी न किसी की मदद दीजिए ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। अब हम इनके लक्ष्य की तरफ आते हैं। इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है, वो 20 साल में 1 करोड़ का वापस बनाना चाहते हैं। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले, अगर ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके तीनों फंड हैं वो इक्विटी के फंड्स हैं, तो करीब करीब उनको 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो 2500 है, तो वहां पे गैप है। 7,500 उनको एसआईपी को बढ़ाना होगा यहाँ पे। अब अगर इनके पोर्टफोलियो पे है तो इनके पास 2 स्मॉल कैप है, और ये इसका मतलब ये है कि 2,500 में से अगर 2,000 आप स्मॉल कैप के ऊपर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिटर्न तो हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मिल जाए, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी और वो शायद इनके लिए इतने लंबे समय तक कंटिन्यू करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। एक तो मैं चाहूंगा कि ये एक ही स्मॉल कैप फंड को रखें। इनके पास 2 हैं, ऑन स्मॉल कैप और एचडीएफसी, तो मैं चाहूंगा कि मे बी एचडीएफसी स्मॉल कैप को वो देख सकते हैं, और उसके अंदर 1,000 रुपए अगर आप 2,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दीजिए, प्रोवाइडेड अगर ये 10,000 पूरा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं उसको मान के इनको सलाह दे रहा हूँ। तो स्मॉल कैप में इनके 3,000 होंगे। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप बहुत ही अच्छा फंड है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, और मुझे लगता है किसी भी निवेशक के लिए जो लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे फंड्स पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है। और वहां पे इन्होंने सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो 3,500 और इसके अंदर इन्वेस्ट करें, तो टोटल 4,000 रुपए इनकी इन्वेस्टमेंट होगी आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में, 3,000 जैसे मैंने कहा स्मॉल कैप में, और एक और फंड ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, जिसको ताकि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में भी, तो वो जब 3 फंड होंगे उसमें 3,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो जिस तरह की एलोकेशन इनको अपने पोर्टफोलियो में चाहिए वो वहां पे मिलेगी, और थोड़ा सा जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो बैलेंस है वो भी बेहतर होगा। और जैसा मैंने कहा, इनको कोशिश करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके एसआईपी को 7,500 से बढ़ाएं ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। आपको पोर्टफोलियो में फंड्स तो इंक्रीज करने होंगे ही, 7,500 की बढ़ोतरी करेंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे। 10,000 की एसआईपी यानी इन टोटल आपको लगेगी 2,500 की आप ऑलरेडी लगा रहे हैं। पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस आपको दिए गए हैं, कैसा आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो वो आई एम श्योर आपने चेंजेस नोट किए होंगे। क्वांट स्मॉल कैप से निकलने की सलाह है। एचडीएफसी स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप एक ऐड कर सकते हैं फंड जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी गई है। तो चलिए, ये तो बात हुई रफीक के पोर्टफोलियो की। अब एक और कॉलर से कनेक्ट करते हैं। अधीर गोस्वामी हमारे साथ मौजूद हैं। अधीर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट है, और मेरा सवाल है जो फंड मैंने चुना है वो फंड क्या ठीक है, और जो रेशियो से मिड कैप या स्मॉल कैप में दिया है वो क्या वो ठीक है? ठीक है, तो आपने जो पोर्टफोलियो मुझे दिया है उसमें कोटक इमर्जिंग इक्विटी 2,000 रुपए महीना, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2,000 रुपए महीना है, और साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप और एक्सिस मिड कैप है 2 से 3,000 रुपए महीने आप डाल रहे हैं। साथ ही आपके पास है आईसीआईसीआई प्रू यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड 1,500 रुपए महीना, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपके 3,000 रुपए डाल रहे हैं आप यूटीआई निफ्टी 50 में, और क्वांट एक्टिव में भी 1,500 3,000। तो अलग अलग फंड्स में अलग अलग एसआईपी अमाउंट फिलहाल इनका स्टार्ट हो चुका है, और 10 इयर्स में 80 लाख का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। फिलहाल 18,000 की एसआईपी है और 3.25 लाख रुपए के आसपास की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्या करना चाहिए इस पोर्टफोलियो को लेकर? इसी में इन्वेस्टेड रहे या कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे? साथ ही इनके गोल पर आपके कमेंट्स। जी, आई थिंक पोर्टफोलियो पे कमेंट करने से पहले हम देखते हैं कि
इनका जो टारगेट है वो किस तरीके से पूरा होगा या क्या कहीं पे कुछ गैप है। इनकी जो SIP है करंटली वो 80,000 की SIP कर रहे हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि इनका जो करंट पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू करीब 3,20,000 रुपए है। तो यहाँ पे भी इनका 10 साल का समय है, तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब 52 लाख का ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनका कॉर्पस बनेगा, जबकि इनका जो टारगेट है वो 80 लाख का है। तो यहाँ पे डेफिनेटली गैप है, उसको पूरा करने के लिए इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा 12,000 रुपए से। तो टोटल मिला के उनको 30,000 की अगर SIP करें तो ये अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ये तो हो गया जहां तक अपने इनको टारगेट पूरा करने की बात है। अगर इनके हम पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे भी जैसा हम देख रहे हैं कि 2 स्मॉल कैप फंड है, मुझे लगता है एक ही स्मॉल कैप फंड रखें। HDFC स्मॉल कैप फंड, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो ये अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और वहां पे मैं चाहूंगा कि ये 1,000 रुपए की SIP को बढ़ाएं वहां पे। और दूसरा कोटक इमर्जिंग फंड है, इनके पास मिड कैप, वहां पे ये 2,000 की SIP बढ़ा सकते हैं। तो ये चेंजेस हैं इन इनिशियल फंड्स के अंदर। उसके अलावा इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे इन्होंने खुद से मिड कैप और स्मॉल कैप और लार्ज कैप के अंदर अच्छा लोकेशन हो जाएगा इनका। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिव क्वांट एक्टिव फंड जो है वो जो एक मल्टी कैप फंड है उसकी पोर्टफोलियो में जगह होगी। उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बंद करे और उसके जो पैसे हैं, ये 2 फंड इनके पास है, उनमें अगर वो इंक्रीज करें अपना इन्वेस्टमेंट, जैसे पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और UTI निफ्टी 50 जो फंड है, जो पैसा ये क्वांट फंड में इन्वेस्ट करें वो दोनों फंड में इन्वेस्ट करें। तो जैसा मैंने कहा कि इनके पोर्टफोलियो में जिस तरीके का बैलेंस होना चाहिए वो हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनको अपनी SIP को बढ़ाना होगा, और क्योंकि बहुत लंबा समय इनके पास नहीं है, 10 साल का समय है, तो जितना जल्दी हो सके अपनी SIP को बढ़ाएं ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसी के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है। आप HDFC स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इनको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। यहाँ पर आप 3,000 ईच डाल सकते हैं। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में आप 4,500 रुपए के आसपास का फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। और बाकी क्वांट एक्टिव फंड, इससे आपको निकलने की सलाह है। और रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो फिलहाल इस पोर्टफोलियो से आप 52 लाख के आसपास का कॉर्पस इन 10 इयर्स एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। शशांक है हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। शशांक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। थैंक यू सर। नमस्ते मैम आप सबको। मेरी एज 44 साल है मैम, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो अभी 18 साल है मेरे को जॉब करने में, 62 एज है हमारी रिटायरमेंट की। तो मेरे को कहाँ का इन्वेस्ट करना चाहिए सर? मेरी एक बिटिया है। अभी तक तो मैं सिर्फ सिंपल बैंक में FD कर दिया करता था, पर अभी ये सब नई चीजें पता चली है, तो मैं जानना चाहूंगा सर क्या करना चाहिए मेरे को। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो फिलहाल यानी आपका कोई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है नहीं, आप क्रिएट करना चाहते हैं, करेक्ट शशांक? बनाना चाहता हूँ मैम, अभी तक कुछ किया तो नहीं। आप कुछ आइडिया दे सकेंगे कि कितना इनिशियली आप इन्वेस्ट करेंगे, कितना निकाल सकेंगे मंथली आप SIPs के लिए? मैं निकाल सकता हूँ मैडम, 15-16 हजार तक तो निकाल सकता हूँ। और होराइजन लॉन्ग टर्म ही मान के चले, 10-15 साल तो देंगे? जी सर, 18 साल तो कम से कम मान के चलिए मैम। ओके, तो 18 साल के हिसाब से 15,000 16,000 ये डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है इनको, तो उस हिसाब से बताइए क्या सजेशंस रहेंगे आपके। जी देखिए, इन्वेस्टमेंट के हमेशा कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके, स्पेशली जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स, उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना शुरुआत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको लंबा समय मिलता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपके पोर्टफोलियो को फायदा होता है। जैसा इन्होंने कहा कि जो भी इन्वेस्टमेंट है उनकी वो बैंक FD के अंदर है। जाहिर सी बात है थोड़ा डिले जरूर हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने अभी रियलाइज किया कि इनको म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखना है। तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद जितना भी समय है, जैसे इन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए अगर 18 साल में इनको कॉर्पस बनाना है, तो ये 18 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में कमिटेड रहें, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है जो भी समय निकला है उसका कहीं ना कहीं तक आप वो थोड़ा कॉम्पनसेट कर पाएंगे। तो अगर हम ये मान के चले कि इनके पास 18 साल का समय है, इन्होंने कहा रिटायरमेंट कॉर्पस इनको बनाना है, तो जाहिर सी बात है ये SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें तो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें। अभी भी इनके पास समय है, अगर ये डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। तो मान लीजिए अगर इनका टारगेट अगर 1 करोड़ ये मान के चलते हैं कि इनको एक कॉर्पस बनाना है, तो करीब 12,000 की इनको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 18 ईयर्स में 1 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए।
और जैसा इन्होंने कहा कि 15 से 18 हजार तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उतना पैसा इनके पास है इन्वेस्ट करने के लिए। अब क्योंकि ये अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से लाना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगले 18 ईयर्स में अगर कोई और आपके गोल्स हों, चाहे मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो भी हो, साथ ही आप उनको भी डिफाइन कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि उनको गोल्स को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना गैप है। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर आप कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उस गैप को कम करें, अपने पोर्टफोलियो को बनाएं। तो क्योंकि अब आप अपना प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लान करके करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि रिटायरमेंट के लिए इनको करीब 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 3 फंड ये अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं। जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप है, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, और कोटक इमर्जिंग जो एक क्वालिटी मिड कैप फंड है। ये 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, तीनों में 4-4 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी है अभी इन्वेस्ट करने की, तो जितना जल्दी हो सके वो शुरू हो। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइए। 1 करोड़ का कम से कम आप टारगेट लेकर चलिए। 12,000 के आपको एसआईपी करनी पड़ेगी 18 इयर्स में अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो ये सजेशन आपके लिए। फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवालों को लेंगे, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी मौजूद हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। गणपत हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। गणपत जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ, बताइए क्या सवाल है गणपत जी आपका। टीवी के जरिए प्लीज बात मत कीजिए, डिलेड ऑडियो मिलेगी और फिर आपका सवाल ठीक तरीके से ले नहीं पाएंगे। आप फोन के थ्रू अपने सवाल को पूछें प्लीज। हाँ, सुन रहा हूँ। हमारा जो इन्वेस्टमेंट 9 लाख का है पोर्टफोलियो में। हेलो जी। हाँ, तो उसका 10 साल में 50 लाख का होएगा कि नहीं? तो आप लमसम ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई मंथली बेसिस पे एसआईपी नहीं करना चाहते? नहीं, एक साथ इन्वेस्टमेंट करने का है। ठीक है, तो समझ में, ठीक है। हेमंत जी 65 इयर्स इनकी एज है, 50 लाख का टारगेट है 10 इयर्स, लेकिन 10 इयर्स के लिए 50 लाख के लक्ष्य को हासिल के लिए लमसम ही इन्वेस्ट करना है इनको। बताइए कहाँ करें? जी, जैसा उन्होंने कहा कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये उसके जो अटेंडेंट रिस्क है उसको समझते हैं। इनका जो टारगेट है वो करीब 50 लाख है। अगर इनको 10 साल में चाहिए, तो इनको अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना तो 15 लाख रुपए इनको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो 12% एनुअलाइज रिटर्न के पोर्टफोलियो को मिले, तब जाके वो 50 लाख का अपना लक्ष्य जो है 10 साल में पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि ये एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड, इन दोनों का अपने मिक्स ले अपने पोर्टफोलियो में, तो वो शायद उनके लिए सही रहेगा। अब हालांकि उन्होंने कहा है कि वो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगले 1 या 2 क्वार्टर्स तक हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन सही तरीके से मॉडरेट होना शुरू नहीं होता है, तब तक इंटरेस्ट रेट हाइक की जो साइकिल है ग्लोबली, वो अगर टर्न अराउंड नहीं करती है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है। तो उसको टैकल करने के लिए मुझे लगता है इनके लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो अगले 6 महीने में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा ये इन्वेस्ट करें, क्योंकि इनकी वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अमूमन क्या होता है कि अगर आप लमसम और एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको शायद ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये वन ऑफ इन्वेस्टमेंट है और उनके पास 10 साल का समय है, तो मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान से, यानी इक्वल अमाउंट हर महीने 6 महीने तक वो इन्वेस्ट करें। इसमें मैं 4 फंड इनको बता रहा हूँ। कुछ फंड की हमने ऑलरेडी बात की यहाँ पे। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड, और एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। ये तीनों फंड जो हैं ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं। तो मुझे लगता है कि इनफैक्ट आईसीआईसीआई का जो मैंने फंड कहा, उसके बदले में जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हाइब्रिड फंड लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। इक्विटी और डेट की जो फंड है उसको बोलते हैं, और लार्ज एंड मिड कैप की जगह। तो एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और 3 इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो में बनाएं, और जैसे मैंने कहा एसटीपी के द्वारा इन्वेस्ट करें 6 महीने तक, तो वो शायद बेहतर स्ट्रेटेजी। ओके, तो चलिए, ये आपके लिए सजेशन दिया गया है। आपको
जो फंड्स नेम सजेस्ट किए हैं वो आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और साथ ही एचडीएफसी लार्ज मिड कैप है। तरीका क्या होगा वो आपको हेमंत जी ने समझाया। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू सुमित ने सवाल भेजा है, पोर्टफोलियो को लेकर राय लेना चाहते हैं। फिलहाल इनके पास है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, ये फंड्स इनके पास हैं और 3000 ईच ये डाल रहे हैं इन फंड्स में। जानना चाहते हैं कि ये फंड सही हैं, इन्हीं के साथ इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें या फिर नहीं। तो बेसिकली इनके पोर्टफोलियो को लेकर इनको सजेशन चाहिए, रिटर्न्स को लेकर नहीं। तो बताइए इनकी फंड चॉइसेस कैसी लगी? आई थिंक इन्होंने स्पेसिफिकली जैसे कहा है कि बाकी जो फंड्स हैं उसमें वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। शायद इनका थोड़ा सा कंसर्न शायद एक्सेस फोकस 25 से है। ये जो पर्टिकुलर फंड है बेसिकली ये एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। तो इनफैक्ट अगर इसके टॉप 10 स्टॉक्स हम देखें तो 65% AUM जो है इन 10 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड है। ये बात सही है कि पिछले 18 मंथ्स में शायद उस उतने अराउंड पीरियड के दौरान इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पीयर ग्रुप से कम रही है। बट ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं और हमने देखा है कि ग्रोथ स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी सबड्यूड रही है। पर पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि टर्न अराउंड हुआ है उसमें। और जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन्फ्लेशन मॉडरेट होता है, इंटरेस्ट रेट साइकिल टर्न अराउंड होती है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे कि वो पोर्टफोलियो जो है अच्छा करेगा और वो अच्छा क्वालिटी फंड्स स्टॉक्स हैं उसके अंदर। ब्रॉडली मैं कहूंगा जो भी इनके पास फंड है जैसे एसबीआई फोकस है, एक्सिस फोकस है और जो बाकी फंड्स हैं इनके बड़े इमर्जिंग लार्ज फंड है, वो आई थिंक क्वालिटी वाइज एक अच्छा पोर्टफोलियो है। तो मुझे लगता है कि इनमें से कुछ फंड्स की शायद परफॉर्मेंस आपको थोड़ी डिसअपॉइंटेड लगी होगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ स्टॉक्स जो है उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट आगे जाके मुझे लगता है डेफिनेटली आप देखेंगे कि उसमें बदलाव आएगा और आपका पोर्टफोलियो अच्छा है। मुझे लगता है आप अपने जितने भी फंड्स हैं उसमें आप कंटिन्यू कीजिए। ओके चलिए, तो यह सजेशन आपको दिया गया है। अब बाकी फंड्स आपके सही हैं, एक्सेस फोकस 25 इससे सिर्फ आप निकल सकते हैं, ये सजेशन हेमंत जी की ओर से। लेकिन चलिए हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स सब पूछ लेते हैं बिगनर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ। बताइए हेमंत जी क्या चॉइसेस हैं आपकी? जी 4 फंड जो मैं करूंगा उनके बारे में मैंने ऑलरेडी शो में बात की, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड फंड और कोटक इमर्जिंग फंड। ये 4 फंड में से आप शुरुआत कर सकते हैं, चाहे तो आप नए निवेशक हो या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, दोनों के लिए मुझे लगता है ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा बन सकता है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका हेमंत जी आने के लिए शो में अपने टॉप 4 फंड्स बताने के लिए। तो हेमंत जी ने जो फंड सजेस्ट किए गए वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज मिड कैप। इन फंड्स के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।